हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आप सभी को द मैथ विजन पे स्वागत है और हमारा विश्वास बैच के पहले लेक्चर में। मेरा नाम अभिनंदन कुमार और आज हम जियोग्राफी यानी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ाने जाने वाले हैं। दोस्तों, यह लेक्चर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, रेडी है तो चलिए चैप्टर की ओर जानते हैं। आज भारत संसाधन एवं उपयोग, तो चलिए चैप्टर की पढ़ते हैं। चैप्टर नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। पहले जानते हैं संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व चलिए तो जानते हैं संसाधन का महत्व। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यानी अपना जीवन में तो बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते ही रहते हैं। उपयोग में आने वाली यह सभी वस्तु संसाधन है। यानी अपने जीवन में जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं और जो मानव के काम में आता है यानी उपयोग में आता है, वो सभी संसाधन है। तो संसाधन का परिभाषा यही बोलता है। क्या बोलता है? यानी संसाधन का महत्व क्या बोला? आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यानी मानव जो अपने जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले सभी वस्तु संसाधन कहलाते हैं। यानी जो वस्तु उपयोग में आते हैं सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जैविक और भौतिक दोनों हो सकते हैं। यानी क्या बोला? संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय कक्षाओं को पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति यानी जैविक संसाधन में कौन कौन सा आ जाएगा? वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। उपयुक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे
जीवनोपयोगी हो पाते हैं। अनादि काल से यानी पहले से ही वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे, यानी वनस्पति तो पहले से उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण कर रहे हैं। सदियों में ही कोयला, पेट्रोल एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पला हुआ है, यानी सदियों से ही कोयला, पेट्रोल यानी पृथ्वी के अंदर पला रहा है। किंतु उस समय में अनादि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव नहीं था। बट उस समय मानव को ये नहीं पता था कि पृथ्वी के अंदर कोयला या पेट्रोल या खनिज है, ये सब पता नहीं था उस समय। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती रही, यानी धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होती रही, बढ़ते गया जनसंख्या। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान जन्म की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीकों को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीकी के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सूक्ष्म हो। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीकों का प्रयोग होता तब सभ्यता विकसित होती है, तब मानवीय जीवन निर्वाह के तौर पर तीव्र संस्कृति संसाधन स्थिति की प्राप्ति कर लेते हैं। वस्तुत संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, यानी संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यह प्रसिद्ध भौगोलिकविद जिमरमैन का उल्लेख है, यानी एक प्रसिद्ध भूगोलविद यानी जिमरमैन का उल्लेख। जिमरमैन ने क्या बोले? संसाधन होते नहीं बनते, यानी ये पूछ देगा आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर ये यहाँ से ला सकते हैं आप, तो इसको याद रखिएगा। जिमरमैन ने क्या बोले? संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं। यानी जिमरमैन ने क्या बोले? जिमरमैन ने बोले संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है, बीबीआई क्वेश्चन है ये। तो जिमरमैन ने यही बोले कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है, यानी वर्तमान समय में सेवा को भी संसाधन माना गया है, यानी मानव के काम में आ ही रहा है। कोई गायक या कवि या चित्रण अपने क्रियाकलाप से धर जन एवं स्वयं को संतुष्टि करता है, तब उसके द्वारा यह कार्यकलाप संसाधन कहलाएंगे। यानी देखते हैं कोई गायक या पत्रकार ये सब कुछ मनोरंजन करता है, यानी वो सब संसाधन में ही आता है। कवि का कविता रचना, चित्रकार चित्र गायक ये वो। तो चलिए अब संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं। संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है, यानी संसाधन को निम्नलिखित आधार पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांट दिया गया है, जैव और अजैव। फिर है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पहला तो बांट दिया उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, और दूसरा बांटा है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और चौथा है विकसित की स्थिति के आधार पर स्वभाव, विकसित, भंडार और संचित। यानी चलते एक एक करके इसका परिभाषा, संसाधन के प्रकार और ये सभी का परिभाषा देखते चलते। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, एक का कमेंट आ गया से आयुष का कमेंट है से भैया फिर से इसको समझाइए। जरूर होगा, क्यों नहीं समझाएंगे। यानी सीधे यहाँ जाने संसाधन का महत्व बोला। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उपयोग में आने वाले सभी वस्तु संसाधन कहलाते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जिमरमैन का कथन किया था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब आया आपको समझ में आयुष? जहां आपको डाउट लगे आप
10 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, हम हर एक बार बताएंगे, बट डाउट अपना क्लियर कीजिए। तो अब आगे बढ़ते संसाधन के प्रकार देखते हैं। तो इसको नोट करते जाइएगा, जो हम पढ़ा रहे हो नोट करते जाइए, इससे समझ में आ रहा है क्रैश कोर्स के ही पूरा। अभी ये सब नोट नोट लिखते जाइएगा, जब आपका एग्जाम नज़दीक में आएगा तो उसको एक मंथ में इस सबको नोट पढ़िएगा, अपने ही समझ में आ जाएगा। इसलिए नोट बनाते चलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलते आगे बढ़ते हैं, संसाधन के प्रकार देख रहे हैं। पहला क्या बोला? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है जैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। अब चलते ये दोनों का परिभाषा देखते हैं, क्या परिभाषा बोल रहा है। तो जैव संसाधन को पहले डिफाइन कर रहे हैं। जैव संसाधन की परिभाषा क्या बोल रहा है? ऐसे संसाधन यानी ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी जैव संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी इसमें सजीव के जितना भी लक्षण होते हैं ये जैव में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। चलिए तो इसका परिभाषा लिख देते हैं आपको। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति यानी जैव संसाधन को क्या बोला? परिभाषा ऐसे संसाधन का प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। यानी जैव मंडल की प्राप्ति यानी जैव संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे में इसमें एग्जाम्पल में आ गया मनुष्य, वनस्पति आदि। अब अजैव संसाधन के बारे में जानते हैं।
दूसरा क्या था? अजैव संसाधन। यानी अजैव संसाधन क्या बोल रहा है? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी जैव संसाधन के बारे में बोला है, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, यानी मौजूद होता है जैव में। लेकिन अजैव संसाधन में क्या बोला? निर्जीवों का यानी निर्जीव वस्तुओं का समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। इसका परिभाषा लिख देते हैं आप लोग को। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी अजैव संसाधन क्या बोला? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैव में बोला कि जैव संसाधन की उत्पत्ति जैव मंडल से होती है और वो उसमें सजीवों का लक्षण सभी मौजूद होते हैं। लेकिन अजैव संसाधन में बोला निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे में चट्टान, धातु एवं खनिज आदि। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को देखें, जैव और अजैव। जैव का परिभाषा बोला, जैव संसाधन की उत्पत्ति जैव मंडल से होती है और इसमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे उसमें आ गया था मनुष्य, वनस्पति, जैव में। लेकिन अजैव संसाधन क्या बोला? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें आ गया धातु, खनिज, चट्टानों आदि, ये सब अजैव। यानी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को देख लिया। अब उपयोगिता के आधार पर हम लोग देखते हैं संसाधन और उसके परिभाषा देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अभी तक कोई कमेंट नहीं है, यानी सब बच्चे को समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग ने देख लिए जैव और अजैव। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसको भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए, तो परिभाषा लिख ली कि आप लोग को समझाते हैं, ऐसे बेहतर से आपको समझ में आएगा। और नोट्स आप साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, तो नवीकरणीय संसाधन पहला क्या है? वैसे संसाधनों
जिन्हें भौतिक कॉमा रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, यानी उपयोगिता के आधार पर हम लोग देख रहे हैं संसाधन, वो भी दो भागों में बटा हुआ है। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या बोला है? वैसे संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी सीधे सीधे बोल रहा है, नवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक रूप से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, फिर से उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में इसमें क्या क्या आ गया? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। तो आप जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आप जानते हैं। चलिए तो देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। यहाँ तक लिख लिए, नोट्स बन गया है। तो ये इसको क्लिक किया जाते हैं, यानी इसको साफ कर रहे हैं। यानी अनवीकरणीय संसाधन क्या बोलेगा? तो हम लोग देख लिए नवीकरणीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक रूप से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन। ठीक इसका उल्टा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। वैसे संसाधन यानी अनवीकरणीय संसाधन के बारे में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग को बेहतर रहेगा, ऐसे समझने में बहुत बचेगा। कमेंट भी आने लगता है कि भैया पर यानी सर आप लोग परिभाषा क्यों नहीं लिख देते, इसे अच्छा है परिभाषा ही लिख देते हैं।
यानी अब अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा क्या बोला है? वैसे संसाधन जिसे रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में आ गया कोयला, पेट्रोलियम। आप लोग सुन ही रहे होंगे कि पेट्रोल बहुत बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए देखते हो आप लोग सीएनजी सरकार ने उसका विकसित किया, यानी अनवीकरणीय संसाधन की का अगर समाप्ति होने पर जा रहा है, यानी पेट्रोल और कोयला का खपत बहुत अधिक हो रहा है। खैर अपना लोग को वो नहीं जानना है, बट अनवीकरणीय संसाधन में सीधे सीधे बोला गया है ऐसे वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में लिया गया कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को देख लिए, जैव और अजैव। फिर उपयोगिता के आधार पर भी हम लोग देख लिए, दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यहाँ तक किसी बच्चा को समझने में कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आगे बढ़ते। तीसरा क्या है? तो हम लोग देख रहे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग पहले देखे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर देखे हम लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। व्यक्तिगत संसाधन फर्स्ट है, सेकंड है सामुदायिक संसाधन, थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन और फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अब चलते हैं एक करके ये सभी का परिभाषा देखते हैं। कुछ टेक्निकल एरर आ गया था इसलिए थोड़ा, तो अब चलते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। थोड़ा पानी पी लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन में क्या बोल रहा है?
ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति क्षेत्र होता यानी व्यक्तिगत संसाधन क्या बोला? ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में होता है और उसके बदले वह सरकार को लगान भी देता है। यानी व्यक्तिगत संसाधन क्या बोले? ऐसे वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, और यानी ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है और उसके बदले सरकार को लगान यानी टैक्स, सुनते होंगे अभी इलेक्शन है तो आप लोग सुन रहे होंगे कि टैक्स जीएसटी साफे कम कर दिया गया, यानी ना के बराबर। तो अभी इलेक्शन है इसलिए, नहीं तो हर एक चीज़ पे लगान दिया जा रहा है सरकार को, हर एक चीज़ पे। चिप्स